न था कुछ तो खुदा था, कुछ ना होता तो खुदा होता, हुआ मुझको मेरी होने ने, मैं न होता तो क्या होता। दोस्तों, आज का दौर इस तरह से है कि अगर इस दुनिया में शेर का कहने का मतलब ये है कि इस दुनिया में कुछ भी नहीं था फिर भी खुदा था, कुछ ना होता फिर भी खुदा होता, मेरा होना ही गलती था, क्योंकि अगर मैं ना होता तो क्या होता। कुछ भी नहीं होता फिर भी दिन होता, फिर भी रात होता, फिर भी सूरज निकलता, फिर भी नदियाँ बहती जैसे आज चल रही है, फिर भी पक्षियाँ चहचहाती जैसे आज चल रही है। पूरी दुनिया कैद है, लेकिन जो दुनिया का नियम है, नदियाँ साफ़ हो रही है, इन्वायरमेंट भी साफ़ हो रहा है और हवाएं साफ़ हो रही है, नदियाँ साफ़ हो रही है, क्योंकि इंसान अगर कब्जे में है तो दुनिया जैसे थी वैसे ही चल रहा है। दुनिया नहीं था फिर भी खुदा था, दुनिया ना होता फिर भी खुदा होता, हमारा होना ही गलती है। चलो दोस्तों, आज कुछ इस तरह से हम लोग पढ़ने वाले हैं। आपको मैंने पिछली वीडियो में पूरे यूरोप का, अगर आप एटलस में अपना आज का जो यूरोप है वो देखेंगे और उस समय का यूरोप देखो, अगर आप देखेंगे तो आसमान और ज़मीन का फ़र्क होगा। आज के यूरोप में आप यहाँ जर्मनी दिखाई देगा, लेकिन यहाँ पर कोई भी जर्मनी नहीं है। आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे कोई भी इटली भी देख सकते हैं कितने टुकड़े में बटे हुए हैं। यहाँ पे बल्गारिया, रोमानिया, इतने सारे कंट्री हैं, लेकिन उस समय ये रसिया में भी यहाँ बहुत सारे, लातविया, इस्तोनिया और यहाँ पे स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड, इस तरह का कोई भी स्टेट यहाँ दिखाई नहीं देता है, क्योंकि ये 1815 के बाद का आपके एनसीईआरटी का यूरोप है। उस समय का यूरोप में इस तरह से राजा रजवाड़े, एक एक जर्मनी में देखो कितने, ऑस्ट्रिया एम्पायर है, स्विट्जरलैंड है, यहाँ देखो जर्मनी को, और कितने सारे टुकड़ों में बटे हुए जर्मनी। एक जर्मनी आज के डेट में एक जर्मनी है और वहाँ पे कितने टुकड़ों में बटे हुए हैं। ये एक अलग ये एक अलग किंगडम है, यहाँ एक अलग राजा है, यहाँ एक अलग राजा है, इसका अलग राजा है, इसका अलग राजा है, और जबकि यहाँ पे बोलने वाले लोग क्या है, जर्मन है। लेकिन यहाँ पर इनका शासन, इस पर कौन कर रहे हैं, इस पर शासन कर रहे हैं वही फ्यूडल, नोबिलिटी, क्लेर्जी और किंग। और मैं आपको बताया था पिछली वीडियो में, चर्च दो तरह के हैं। एक तो चर्च है, चर्च मतलब हेड ऑफ, जिसे बोलते हैं रिलीजियस ग्रुप, और दूसरे क्या हो गया, स्टेट। स्टेट का जो हेड होता है, स्टेट मतलब कोई देश, किंग। तो किंग क्या करते हैं, जो 100% एब्सोल्यूटिस्ट होते हैं। एब्सोल्यूटिस्ट क्या होता है मैं आपको बताऊँगा। जो मोनार्कियल होते हैं, जो कि अपने राजा रजवाड़े से, जो मतलब बाप का, दादाओं का जो चले हुए आ रहा है, कोई किंग है, किंग का बेटा किंग, किंग का बेटा किंग, इस तरह से उसे हम बोलते हैं मोनार्कियल गवर्नमेंट, जो कि 100% एब्सोल्यूटिस्ट था। ठीक है, एब्सोल्यूटिस्ट क्या है मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा। और चर्च ये क्या करते थे, लोगों को एक्सप्लॉइट करते थे ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स की तुम मेल हो फीमेल हो। लेकिन मैं आपको बताया था कि उस समय, मतलब जब डार्क एज के बाद, वहाँ पे एक कल्चरल चेंज हुआ था। पिछली वीडियो में कल्चरल चेंज मतलब वहाँ पे एक ह्यूमनिज्म का कॉन्सेप्ट आया था। ह्यूमनिज्म का कॉन्सेप्ट मतलब कि मैन इज़ कैपेबल या क्रिएटिव, दूसरा वर्ल्ड इज़ इम्पोर्टेंट। जैसे ही आया तो लोगों के मन में, पूरे यूरोप के जो लोग थे उनके मन में एक भावना जगा कि ये जो जर्मन लोग हैं, हमारा एक देश क्यों ना हो जाए, क्योंकि हम सब बोलने वाले जर्मन है, हमारा लैंग्वेज एक है, हमारे खाना पहनना, हमारा डांस करना, सोना सब एक है, तो हमारा एक देश क्यों ना हो जाए। क्योंकि यहाँ पर कौन अत्याचार कर रहा था, यहाँ पर जो ये था, चर्च था। चर्च क्या बोलता था कि तुम्हारा जो भाग्य है, जो तुम्हारा भाग्य में लिखा हुआ, डेस्टिनी में लिखा हुआ वही होगा, है ना। इसीलिए तुम्हें मैरिज रजिस्टर्ड हमारे पास, मतलब लाइफ के हर एस्पेक्ट पे किसका कंट्रोल था, चर्च का कंट्रोल था। जैसे आपको शादी किस तरह से कराना, और शादी कराने के बाद आपको रजिस्टर कराना पड़ेगा, और साथ में हर 2-3 महीना बाद आकर के आपको टैक्स देना पड़ेगा हमें। ठीक है, वैसे ही चर्च, वैसे ही स्टेट। जो किंग, कुछ किंग अच्छा भी हुआ करते थे, लेकिन किंग अपने तरीके से चलाना चाहते थे अपने देश को, और स्टेट जो चर्च है वो अपने तरीके से। तो हमेशा स्टेट और किस के बीच, स्टेट वर्सेस किंग के बीच, मतलब सॉरी, जो स्टेट का कौन होता था, हेड, किंग, और चर्च मतलब क्या था, चर्च के जो हेड होते हैं, जिसे हम बोलते हैं मॉन्क्स एंड नन्स, सिंपल भाषा में समझे, मौलवी और पंडित। मौलवी और पंडित लोगों के ज़िंदगी में घुसे हुए थे। ठीक है, ज़िंदगी के हर एस्पेक्ट को कंट्रोल कौन कर रहे थे, मौलवी और पंडित, मतलब चर्च के हेड, मॉन्क्स एंड नन्स। और दूसरी तरफ किंग, ये दोनों भी कभी कभी आपस में लड़ते थे। साथ साथ ये चर्च भी क्या करते थे,
चर्च भी लोगों पर कंट्रोल करने करते थे, कभी कभी किंग भी लोगों पर कंट्रोल करते थे। तो जब ये ह्यूमनिज्म का कॉन्सेप्ट आया, फिर यहाँ के लोगों में एक भावना जगा, यहाँ के लोगों में एक इमरजेंस ऑफ नेशनलिज्म आया कि हम एक भाषा बोलने वाले हैं, जैसे ये इटली, लेकिन हमारे ऊपर राज कोई और कर रहा है, कोई बाहर वाला हमें आके सता रहा है। ठीक है, तो उसी तरह का एक यहाँ पे एक पिक्चर है। इस पिक्चर को फ्रेडरिक सारियो ने 1848 में बनाया था। कब? 1848 में फ्रेडरिक सारियो ने इसे पेंट किया था। फ्रेडरिक सारियो ने लगातार ऐसे 4 पिक्चर पेंट किया था। कितने पिक्चर? 4 पिक्चर। उनमें से एक पिक्चर यहाँ है। इस पिक्चर में फ्रेडरिक सारियो का यूटोपियन विजन है। यूटोपियन विजन का मतलब एक ऐसा विजन जो बिल्कुल सही हो, लेकिन वो रियलिटी में ना हो। जैसे कि अगर हम कहें, जैसे कार्ल मार्क्स कहा करते थे कि एक ऐसी सरकार हो जो लेबर का हो और सबको बराबर पैसे मिले, सबको बराबर जॉब मिले। सिंपल भाषा में समझते हैं कि अगर मान लो हम चाहते हैं कि हमारा देश एक ऐसा हो जिसमें कोई भी गरीब ना हो, कोई भी अमीर ना हो, सबको इक्वल जॉब मिले, सबके पास कार हो, सबके पास गाड़ी हो। ये तो बातें बहुत अच्छी है, लेकिन कभी सच नहीं हो सकता। इसी को हम बोलते हैं यूटोपियन विजन। और एब्सोल्यूटिस्ट क्या होता है? एब्सोल्यूटिस्ट का मतलब एक ऐसी सरकार का सिस्टम जो 100% क्या हो? मोनार्कियल हो। मोनार्कियल सरकार हो। मोनार्की मतलब राजा है, राजा का बेटा राजा, फिर राजा उसका बेटा राजा, फिर राजा का बेटा राजा, और फिर क्या हो? किसके बेसिस पे चलो? मिलिट्राइज का मतलब मिलिट्री के द्वारा रूल। अगर कोई गलती करता है, हमारे यहाँ पे अगर कोई गलती करता है तो फिर FIR दर्ज होता है, फिर कोर्ट में जाते हैं, फिर क्या होता है? ड्यू प्रोसेस होता है। अगर वो साबित हो जाता है कि हाँ इन्होंने ही गलती किया है सबूत के बेसिस पर, तो तमाम सबूतों और गवाहों के मद्देनजर रखते हुए फिर कोर्ट क्या करता है? फैसला सुनाता है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं, यहाँ पे मिलिट्री का कानून, अगर कोई भी आप गलती करोगे डायरेक्ट गोली मार दिया जाएगा। रिप्रेसिव, काफ़ी दमनकारी होता था। सेंट्रलाइज मतलब सारे पावर, चाहे लेजिस्लेचर का हो, चाहे एग्जीक्यूटिव का हो, चाहे जुडिशियरी का, उसी के हाथ में होता है। उसे हम बोलता हूँ एब्सोल्यूटिस्ट। तो इस पिक्चर में फ्रेडरिक सारियो ने क्या दिखाने की कोशिश किया? मतलब यूटोपियन विजन का मतलब जो रियल में नहीं है, उन्होंने एक सोचा और इस तरह का पेंटिंग किया कि काश ऐसे होता, ऐसे कोई यूरोप होता, ऐसा हमारा देश होता। तो एक उनकी सोच है, उनकी फीलिंग्स है। उन फीलिंग्स को उन्होंने तस्वीर में लिखना, तस्वीर में पेंट करना शुरू किया। 4 सीरीज लगातार किया था, उनमें से एक है। तो इस पिक्चर में आखिर है क्या? तो इस पिक्चर में उनका जो विजन है वो डेमोक्रेटिक और सोशल रिपब्लिक की बात करता है। किसकी? डेमोक्रेटिक। तो पहले समझते हैं डेमोक्रेटिक क्या है। मतलब एक ऐसी सरकार जो बिल्कुल एब्सोल्यूटिस्ट के उल्टा, मतलब एक ऐसी सरकार जहाँ पे लोगों के द्वारा चुनी गई हो, जैसे भारत में है, अमेरिका में है, UK में है आज। रिपब्लिक मतलब हेड ऑफ द स्टेट, किसी देश का जो हेड हो वो भी चुना हुआ, लोगों के द्वारा चुना हुआ। जैसे भारत में जो प्रेसिडेंट है, जो हेड ऑफ द स्टेट है, उसको किसने चुना? लोगों ने। भले ही डायरेक्टली ना हो, लेकिन MP MLA ने चुना। लेकिन MP MLA को किसने चुना है? MP MLA को भी तो लोगों ने ही चुना। ऐसे अमेरिका में जो राष्ट्रपति का इलेक्शन होता है, वो लोग इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये रिपब्लिक कंट्री, इंडिया इज़ ए रिपब्लिक कंट्री, क्योंकि यहाँ पे जो राष्ट्रपति का इलेक्शन होता है वो लोग चुनते हैं। ठीक है। इसी तरीके से डेमोक्रेटिक मतलब एक ऐसी सरकार, सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट जो लोगों के द्वारा चुनी गई हो। तो इस पूरे पिक्चर में क्या किया गया? ये जो पिक्चर देख रहे हो आप, इस पिक्चर में फ्रेडरिक सारियो ने 1848 में क्या दिखाने की कोशिश किया है कि एक ऐसी सरकार हो जो डेमोक्रेटिक हो और एक ऐसी सरकार हो रिपब्लिक हो। वो उनकी विजन है, उनकी सोच है जो सही नहीं है। समझ में आया ना? सही नहीं है मतलब उनकी एक विजन है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, उनकी एक ख्यालात है। उन ख्यालात को उन्होंने पेंटिंग में किया। तो क्या क्या उनके ख्यालात था? उनके क्या क्या ख्यालात था? तो उन ख्यालात को हम क्या करते हैं, सॉरी एक मिनट, उनके ख्यालात को उन्होंने क्या किया? पेंटिंग में ये किया। तो ख्यालात सबसे पहले क्या है? ये एक पिक्चर है। किस चीज़ का पिक्चर है? स्टैचू ऑफ लिबर्टी। इसके हाथ में क्या है? इसके हाथ में है मसाल, जलती हुई मसाल, जिसे बोलता हूँ टॉर्च ऑफ इनलाइटमेंट। ठीक है। और दूसरे हाथ में क्या है? द राइट ऑफ द मैन। मैन का मतलब यहाँ पे वुमेन का राइट, मैन का राइट, इक्वलिटी, फर्टर्निटी, आज़ादी, लिबर्टी, जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन में आपने 9th क्लास में देखा होगा वही। ठीक है। तो यहाँ पे ये है, मतलब यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बताया ना, मैन इज़ कैपेबल, कि हर कोई कैपेबल हो, तो हर किसी को जीने का एक राइट होना चाहिए। तो ये एक स्टैचू ऑफ लिबर्टी है। और इनके आगे जो इनको पास कर चुके हैं, ये लोग कौन हैं? ये लोग हैं
यूएसए और स्विट्जरलैंड। आपके लिए होमवर्क है कि आप बताओगे कि यूएसए के आसपास कितने देश हैं, उनके पड़ोसी देश का नाम आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। उसी तरीके से स्विट्जरलैंड के आसपास कितने देश है आप उसे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। आज का स्विट्जरलैंड और आज का अमेरिका आप जा करके गूगल में सर्च करोगे, गूगल अर्थ सर्च करोगे ना, गूगल अर्थ या फिर सिंपल आप गूगल मैप करोगे ना, वहाँ पे आ जाएगा सिंपल। आपके लिए ये होमवर्क है, आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखोगे, क्योंकि आपके जनरल नॉलेज के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप दुनिया के जो वर्ल्ड मैप है उसे आप देखते रहो, ठीक है। तो ये क्या है, क्योंकि उस समय अमेरिका एक देश बन चुका था। अमेरिका के जो एक भाषा बोलने वाले थे, एक लैंग्वेज था, एक कल्चर था, किन के खिलाफ, वो ब्रिटिश सरकार जाकर उन पर कब्जा किया हुआ था, तो उन पर वो आज़ाद हो गए। उसी तरीके से स्विट्जरलैंड एक देश बन चुका था उस समय। उसके जस्ट पीछे कौन है, फ्रांस, जो 3 कलर के झंडा लिए हुए हैं। ये फ्रांस के लोग भी जस्ट अमेरिका और स्विट्जरलैंड के बाद ये लोग एक नेशन स्टेट बनता है, एक देश बनता है। आप सुने होंगे 9th क्लास में, फ्रेंच रेवोल्यूशन। किसके खिलाफ, नोबिलिटी, क्लेर्जी, कौन लोग उनके खिलाफ आवाज़ उठाए, ये पीजेंट और वर्कर्स और जो भी लोअर क्लास के लोग हैं, ये लोग क्या चाहते थे, क्योंकि जैसे कि मैं आपको बताया था कि कल्चरल चेंज आया था। कल्चरल चेंज कब आया था, 12th सेंचुरी के बाद यूरोप में कल्चरल चेंज, मतलब मैन इज केपेबल, ह्यूमनिज्म का कॉन्सेप्ट आया था, जिसके वजह से हर कोई ये सोचता है, हर किस कि हम भी कुछ कर सकते हैं, हम भी आगे बढ़ सकते हैं, हमारा भी पंख है, हम भी आसमान में उड़ सकते हैं। तो वर्कर्स लेबल, तो वहाँ पे फ्रेंच रेवोल्यूशन होता है सरकार के खिलाफ, लुइस 16 के खिलाफ। ओके, तो ये फ्रेंच मतलब जस्ट वो उनका विजन है, उनका ये सोच है कि जिस तरह से अमेरिका, वो दिखाया है इस पिक्चर में कि अमेरिका और स्विट्जरलैंड जिस तरीके से नेशन, एक देश बन चुका है, इसी तरीके से फ्रांस भी जस्ट एक नेशन बनने के कगार पर है, जस्ट उसके पीछे है। जस्ट उसके पीछे 3 कलर का झंडा लिए कौन है, एक ब्लैक कलर का है और ये रेड कलर का है, और ये कौन सा कलर का है, गोल्ड कलर का झंडा लिए हुए, ये है जर्मनी। और जर्मनी, फ्रांस के बाद जर्मनी भी एक नेशन स्टेट बनेगा। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब ये पिक्चर, ये तस्वीर बनाता है, कौन बनाया, ये किसने बनाया तस्वीर, ये पिक्चर किसने बनाया, ये फ्रेडरिक सारियो ने। कब, 1848 में। उस समय देखो जर्मनी का हाल, देखो यहाँ पे है जर्मनी, देखो जर्मनी कितने टुकड़े में है 1815 के बाद, ये लगभग देखो जर्मनी, देखो कितने टुकड़े में है। ये एक जर्मनी देखो कितने टुकड़े में, यहाँ एक राजा, पर्सिया एक किंगडम है, यहाँ पे एक राजा राज करता है, ये एक किंगडम है। ये मतलब जर्मनी इतने लोग, ये एक किंगडम है, एक किंगडम है, एक किंगडम है, एक किंगडम है, इतने लोग इस पर राज करते हैं। लेकिन यहाँ के जो जर्मन है, जैसे हम इंडियंस हैं, हम इंडियंस की पहचान एक है, भले ही गुजराती हो, गुजरात चाहे कोई गुजरात का हो, कोई बिहार का हो, कोई उत्तर प्रदेश का हो, कोई लखनऊ, कोई उत्तर प्रदेश का, कोई तमिलनाडु का, लेकिन हम इंडियंस का एक हम लोग का विजन है, चाहे कुछ भी हो, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख, ईसाई, लेकिन हम सब है क्या, आखिर इंडियंस। तो चाहे यहाँ पे कुछ भी हो, लेकिन है क्या, जर्मन। लेकिन इन पर राज कौन कर रहे हैं, बाहर वाले। तो यहाँ पर क्या करते हैं, जो हमारे यहाँ पर क्या नाम है, जो फ्रेडरिक सारियो, ये विजन करते हैं कि जर्मन भी जिस तरह से यहाँ बाहर वाले लोग इनको कैप्चर किए हुए हैं और इनको टुकड़े टुकड़े करके रखे हैं, लेकिन इनकी जो पहचान है, इनकी जो आइडेंटिटी है, इनकी जो लैंग्वेज है, इनको बढ़ावा नहीं मिल रहा है। तो जर्मन भी क्या करेगा, एक समय राष्ट्र बनाएगा, वो भी मतलब राष्ट्र, जिस तरह से अमेरिका और स्विट्जरलैंड राष्ट्र बन चुका है, उसके बाद फ्रांस बनेगा, उसके बाद जर्मनी बनेगा। और इनके जो कपड़े देख रहे हो ना, सबके अलग अलग कपड़े, मतलब जिसे बोलता हूँ ड्रेस, कॉस्ट्यूम बोला गया आपका एनसीईआरटी में, जो इनके कॉस्ट्यूम है और इनके जो फ्लैग्स है, ये इनकी आइडेंटिटी है, ठीक है, उनकी पहचान है। इनके ड्रेस और इनके फ्लैग से हम पहचान कर सकते हैं कि ये कहाँ के हैं और किस देश के लोग हैं। ये सब लोग आकर के क्या कर रहे हैं यहाँ पर, होमेज का मतलब इसकी इज्जत कर रहे हैं, ये जो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, ठीक है। और उनके जस्ट पीछे आप देख सकते हैं लॉम्बार्डी, इंग्लैंड, और उसी तरीके से आयरलैंड, ये सारे आप कंट्री देख सकते हैं, उनके जस्ट पीछे लगे हुए हैं। ये इंग्लैंड, ये आयरलैंड, और उसके अलावा हंगरी, ये सारे पोलैंड, ये रसिया एम्पायर। ये उस समय का पिक्चर है यूरोप का। आज के डेट में काफ़ी चेंज हो चुका है, आप जा करके गूगल मैप में देख सकते हैं, ठीक है। तो ये लोग भी पूरे के पूरे देश क्या कर रहे हैं, लाइन में लगे हुए हैं। किस लिए लाइन में लगे हुए हैं, ये पिक्चर रियल में नहीं लगा हुआ है, ये पिक्चर पेंटिंग के जरिए फ्रेडरिक सारियो बताना चाहता है कि ये लोग भी नेशन स्टेट, एक देश बनाना चाहता है। उस देश में समान भाषा के लोग बोलने वाले, एक जैसा भाषा बोलने वाले हो, उनका एक रिलीजन हो, एक कल्चर हो, इस तरह का एक आइडेंटिटी लोगों के मन में उभर करके आ रहा, और आगे चल के ऐसा ही हुआ। समझ में आया।
और इसी तरीके से देख रहे होंगे आप, ऊपर एक पिक्चर है, ऊपर पिक्चर किस चीज़ का है? जीसस क्राइस्ट का, जीसस का, क्राइस्ट का, है ना। और उनके आसपास ये देख रहे हो ना फरिश्ता, ठीक है, ये सब क्या है? फरिश्ता, जो गेज मतलब नजरें जमाए हुए किस पर? इन पूरे इवेंट पर। मतलब ये क्या, किस चीज़ को बयान कर रहा है? फ्रेटर्निटी को, भाईचारा को। मतलब भले ही हम अलग अलग हो सकते हैं, हम अलग अलग देश के हो सकते हैं, हमारा झंडा फ्लैग अलग हो सकता है, हमारा ड्रेस कॉस्ट्यूम अलग हो सकते हैं, लेकिन है तो हम सब जीसस क्राइस्ट के, है तो हम क्राइस्ट के बच्चे ही ना। सब हम लोग इनके बच्चे ही हैं, आपस में हम सब भाई हैं। तो भाईचारा को, फ्रेटर्निटी को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, समझ में आया? चलो अब देख लेते हैं एक एक चीज़ आपको लाइन में। देखो, डेमोक्रेटिक और सोशल रिपब्लिक बनाने की कोशिश करते हैं। फिगर 1 में बताया गया है कि अमेरिका और यूरोप के मैन वोमेन किस तरह से लाइन लगे हुए हैं। ठीक है, और उसी तरीके से इसमें भी बोला गया है यू कैन रिकग्नाइज टॉर्च ऑफ इनलाइटमेंट, और उनके दूसरे हाथ में चार्टर ऑफ द मैन है। जमीन के जो सामने, आप जमीन के सामने ये वाला बोलना भूल गए थे, ये जमीन के सामने जो टुकड़े टुकड़े पड़े हुए हैं ना, ये किसके हैं? ये एब्सोल्यूटिस्ट। एब्सोल्यूटिस्ट का मतलब जो मोनार्कियल गवर्नमेंट है उसको तोड़ तोड़ करके, टुकड़े टुकड़े करके फेंक दिया गया है। आगे देख सकते हैं आप, जो फ्रांस के लोग हैं ये भी ट्री कलर लेकर के रिवोल्यूशनरी जो उसके पीछे हैं। फिर उसके आगे कौन है? जर्मनी जो ब्लैक, रेड और फ्लैग गोल्ड कलर का लिए हुए हैं। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि सारियों ने जब ये पिक्चर बनाया था उस समय जर्मनी नहीं बना था। जर्मनी का बाद में यूनिफिकेशन होता, हम आगे देखेंगे 1866 में। ठीक है, उसी बात जर्मनी के बाद कौन कौन देश के लोग हैं? ऑस्ट्रिया किंगडम और टू सिसिलीज किंगडम, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये टू सिसिलीज, यहाँ पे टू सिसिलीज किंगडम, ऑस्ट्रिया किंगडम है ना, ऑस्ट्रिया हंगरी एम्पायर, इनके खिलाफ। तो ये आप देख सकते हैं, ये सारे देश वहाँ आप पिक्चर में बार बार देख सकते हैं। आपके एनसीईआरटी में है आयरलैंड, हंगरी, रसिया। और उसके बाद ऊपर जन्नत से कौन है? क्राइस्ट और सेंट, और मतलब साधु, और एंजल्स का मतलब फरिश्ता। गेज अपॉन द सीन पर नजरें जमा हुए, किस लिए? ये फ्रेटर्निटी का सिंबल है। इसी तरीके से इस चैप्टर में हमने देखा सारियों ने किस तरह से विजन किया, और ये आगे चल करके सही भी हुआ, और एक नेशन स्टेट बना, एक देश बना। ठीक है, और ये कॉमननेस, इनके जो मन में कॉमननेस आया है कि हम फ्रेंच वाले एक फ्रांस देश होना चाहिए, हम जर्मन वाले एक जर्मनी होना चाहिए, ये बहुत पुराने समय से नहीं है। समझ में आया ना? बहुत पुराने समय से नहीं है, टाइम ऑफ इमेमोरियल से नहीं है। ये बस जब से मैं आपको बताया था ना कि जो ह्यूमनिज्म का कॉन्सेप्ट आया था, कब? 12th सेंचुरी के बाद, उसी के बाद से लोगों के अंदर में इस तरह का कॉमननेस जागना शुरू हुआ था और स्ट्रगल होना शुरू हुआ था। ठीक है, तो आप सोवरन स्टेट, यहाँ एक वर्ड है सोवरन। सोवरन का मतलब क्या होता है? जो अपना फैसला खुद ले सकता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अर्नेस्ट रेनॉन जो है, एक कौन थे? एक जर्मन के फिलोसफर थे। उन्होंने भी एक नेशन का, उन्होंने मतलब वो नोट उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, नेशन का एक ये दिया था, डिफिनेशन दिया था कि कॉमन लैंग्वेज, रेस और रिलीजन और टेरिटरी नहीं होना कोई ज़रूरी नहीं है। मतलब एक जैसा लैंग्वेज, जैसे भारत, अब थोड़े ना भारत में एक ही जैसा लैंग्वेज है, भारत में तो अलग अलग तरह का लैंग्वेज है, अलग अलग भाषा है। रेस का मतलब कोई बड़ा कोई छोटा, अलग अलग रिलीजन है। तो यहाँ पे दिखाया गया ना कि एक रेस और एक रिलीजन वाला, एक मतलब एक जर्मन भाषा होगा तो जर्मनी होगा, और उसी तरीके से फ्रेंच भाषा बोलने वाले तो उनके लिए फ्रांस होगा। इसी तरीके से भारत में जिस तरह की बात आरएसएस वाले बात करते हैं कि हिंदुस्तान में जो है हिंदी भाषा बोलने वाले, इसीलिए हिंदू राष्ट्र घोषित होगा क्योंकि यहाँ हिंदी बोलते हैं। तो उन्होंने इनको गलत बताया था, अर्नेस्ट रेनॉन ने। उन्होंने बताया था कि एक कॉमननेस होना चाहिए लोगों के अंदर, और एक क्या है कि लॉन्ग सॉलिडरिटी, लार्ज स्केल सॉलिडरिटी का मतलब एक होना चाहिए लार्ज स्केल लोगों पर, चाहे अलग अलग भाषा लैंग्वेज के हो, लेकिन सॉलिडरिटी, उनके अंदर एकता होना चाहिए। ठीक है, अब प्लेबिसाइट क्या होता है? प्लेबिसाइट का मतलब होता है रेफरेंडम, मतलब इलेक्शन क्या होता है कि मान लो एक देश है, अब इस देश में कौन कौन लोग रहना चाहता है, नहीं रहना चाहता है, तो आप डायरेक्ट वोट करो। जैसे कि भारत, प्लेबिसाइट क्या होता है मैं आपको बताता हूँ कि जैसे कि भारत आज़ाद हुआ था 1947 के बाद, उसके बाद सारे स्टेट को ये कह दिया गया था कि आप तो या तो आप पाकिस्तान में जुड़ जाओ, या तो आप हिंदुस्तान के साथ, या तो अलग आज़ाद रहो। तो सब के सब स्टेट, कुछ स्टेट पाकिस्तान में, कुछ स्टेट हिंदुस्तान में, बस 3 स्टेट को छोड़ करके। कौन? एक जूनागढ़, एक हैदराबाद, और एक जूनागढ़ और एक हैदराबाद। तो ये हमारा कंट्री देख सकते हैं, प्यारा भारत लगभग थोड़ा सा बनाया है। तो यहाँ पे एक जूनागढ़ था, जूनागढ़, और यहाँ पे हैदराबाद, और यहाँ पे एक जम्मू कश्मीर। ठीक है,
तो यहाँ जम्मू कश्मीर जो था हमारा वो उनको छोड़ करके ये सब के सब जुड़ गए। तो जम्मू कश्मीर को तो बाद में एक इंस्ट्रूमेंट साइन करके एक कर लिया गया हैदराबाद को पुलिस से, लेकिन यहाँ के लोगों से पूछा गया कि आप पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं या इंडिया के साथ रहना चाहते हैं। तो यहाँ के लोगों ने कहा कि हम इंडिया के साथ रहना चाहते हैं, तो बाद में से इंडिया में कर लिया गया। इसी को बोलता हूँ प्लेबिसाइट, मतलब रेफरेंडम, इलेक्शन, डायरेक्ट वोट, लोगों से पूछना कि आप किधर रहना चाहते हो। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही। थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग। जय हिंद, जय भारत।